हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंसंट्रेशन टर्म की, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है। मोल कंसेप्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है कि मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, यूडियोमेट्री के बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था मोल कंसेप्ट के अंदर वो था मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स मेरे पास बहुत सारी हैं, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। एंड उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, जिसके न्यूमेरिकल करने में बच्चों को दिक्कत आती है, वो है नॉर्मेलिटी। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है 2-3 कंसेप्ट जो वो इंक्लूड हो जाते हैं। हमें कभी भी डायरेक्टली जो है नॉर्मेलिटी निकालने को नहीं मिलती है, हमें 2-3 चीजें और गिवन होती हैं। उसके थ्रू फाइनल रिजल्ट के तौर पर हमें नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने आज के टॉपिक में उठाया है नॉर्मेलिटी को। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम नॉर्मेलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना आप नॉर्मेलिटी को सोल्व नहीं कर सकते हो और बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है इक्विवेलेंस कंसेप्ट में। तो इसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रिलेशन विद मोलैरिटी के साथ। कई बार क्या होता है, हमें मोलैरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी निकालने का कोई भी मौका हमारे पास नहीं होता है। तो अगर मुझे मोलैरिटी गिवन है तो उससे मैं नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकता हूं, फिर हम वो देखेंगे। एंड देन हम 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा वो करने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको एक अप्रोच मिल जाए, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, कि आपको पता चल जाए कि हाँ मैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को कुछ इस कदर जो है सोल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर्मेलिटी का टॉपिक। और सबसे पहली जो चीज आती है वो है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं कोई डेफिनेशन नहीं समझाने वाला, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली हमारे रिजल्ट के ऊपर जंप करूंगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी के ऊपर ना कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नॉर्मेलिटी को आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सोल्व करोगे एंड वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है बच्चों को ये कैलकुलेट करना नहीं आता। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास कंसेप्ट किसका इंट्रोड्यूस होता है? कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है इक्विवेलेंट का। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एसिड के लिए अलग केस होता है, बेस के लिए अलग केस होता है, सोल्ट के लिए अलग केस होता है। तो इसीलिए बच्चों को जो है नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास नॉर्मेलिटी जो है वो हम कई सारे डिफरेंट फॉर्मूले के थ्रू, कई सारे डिफरेंट कंसेप्ट को इंक्लूड करके निकालते हैं। तो फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले के बारे में हम एकदम एंड में जाके अब बात करने वाले हैं। हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया तो नॉर्मेलिटी कितनी ही ट्राई कर लो निकालने की, आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कि ये क्या होता है और हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो देखियो, मेरे पास इक्विवेलेंट के कंसेप्ट के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है मेरे पास इक्विवेलेंट वेट, एक तो मेरे पास आता है इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा मेरे पास आता है इक्विवेलेंट नंबर। दूसरा मेरे पास आता है इक्विवेलेंट नंबर। तो ये तो एक चीज है, और इनको फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक तीसरी चीज का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। दैट इज वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस समझने के लिए, या फिर मैं कहूं कि नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इन 3 चीजों का पता होना जरूरी है कि हम इन तीनों चीजों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक डेफिनेशन की कि 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे किसी भी एक स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मैं उसको कैसे कहूंगा, क्या बताऊंगा कि एक इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट जो है, इफ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है, जो कि विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, इसे हम कहते हैं एक इक्विवेलेंट। कुछ समझ में आया?
कुछ समझ में आया इस डेफिनेशन से? कुछ भी समझ में नहीं आया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको चीजें जो है वो डेफिनेशन बेस्ड नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ही समझाऊंगा, क्योंकि इन डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आपको ये डेफिनेशन समझा दी, इसका क्या फायदा हुआ? मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि इसके थ्रू मैं इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाल सकता हूं। मुझे अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दिया ही नहीं है और मुझसे तब पूछ लिया कि बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा स्पीशीज का, मैं कैसे निकालूंगा? तो डेफिनेशन के ऊपर मत जाओ इस कंसेप्ट में, आप डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस्ड जाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास क्या आती है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जानना है हमें कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, मेरे पास किसी भी स्पीशीज का जो मोलिकुलर वेट होता है, मेरे पास किसी भी स्पीशीज का अगर मोलिकुलर वेट गिवन है, उसको मैं डिवाइड कर दूं वैलेंसी फैक्टर से, उसको मैं डिवाइड कर दूं वैलेंसी फैक्टर से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, उस स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट देखने को मिल जाता है। कोई डाउट यहां पर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्पीशीज का वैलेंसी फैक्टर क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, देखो, कोई भी अगर मेरे पास आयन प्रेजेंट है, कोई भी मेरे पास आयन प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर वैलेंसी फैक्टर उसका उतना ही होगा जितना उसका चार्ज होता है, जितना उसके ऊपर मेरे पास चार्ज प्रेजेंट होगा। इस चीज को स्टार मार्क कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रुप 1 के मेरे पास एलिमेंट है, ग्रुप 1 के मेरे पास एलिमेंट है, यानी कि एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप मेरे पास है, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, ठीक है। ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज कितना होता है, ग्रुप 2 के ऊपर मेरे पास चार्ज होता है +2, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मुझसे पूछा हुआ है सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। Na पॉजिटिव मुझे गिवन है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो मैं क्या करूंगा, मोलिकुलर वेट को उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। इसका मोलिकुलर वेट होता है 23 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, जो इसका चार्ज है, दैट इज 1। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट भी 23। तो यानी कि किसी भी स्पीशीज का मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट जो है वो सेम हो सकता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब मेरे से पूछ रखा है कि मैग्नीशियम का बताओ, मैग्नीशियम का कितना होता है मेरे पास इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो मोलिकुलर वेट है उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर उतना ही होगा जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा मेरे पास, 27 होता है, डिवाइड बाय 3, दैट इज 9। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 9 मुझे देखने को मिल जाएगा। एक बात समझ में आ गई? ये तब का केस था जब मेरे पास कोई भी आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये तब का केस है जब मेरे पास कोई भी आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट है। तो आयनिक स्पीशीज के केस में मेरे पास क्या हो जाता है, आयनिक स्पीशीज के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर उतना ही होता है जितना मेरे पास उसके ऊपर चार्ज होता है। दूसरी चीज, ये तो मेरे पास हमने बात कर ली आयनिक स्पीशीज के केस में, ठीक है। आयनिक स्पीशीज के केस में क्या होता है मेरे पास, आयनिक स्पीशीज के केस में जितना चार्ज होगा उतना ही मेरे पास वैलेंसी फैक्टर देखने को मिलेगा। मान लो मेरे पास कोई सोल्ट है, दूसरा केस मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास कोई सोल्ट गिवन है, एग्जांपल NaCl। तो इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, मोलिकुलर वेट तो है ही, मोलिकुलर वेट से ही डिवाइड करना पड़ता है हर केस में। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो डिवाइड बाय पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज देख लो, या तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो या फिर नेगेटिव चार्ज। कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मान लो किसी चीज में नेगेटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव है मेरे पास गिवन, Cl का मुझे क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 35.5। ये एक चार्ज स्पीशीज है और चार्ज स्पीशीज के केस में मैंने क्या बताया आपको कि वैलेंसी फैक्टर कितना होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज इसके ऊपर कितना है, -1। तो यहां पे आप -1 नहीं रखोगे, यहां पर आप +1 ही रखोगे। तो इसका वैलेंट 35.5 आएगा, ना कि -35.5, ठीक है। ये चीज में गलती कभी भी मत कर देना, कभी आप नेगेटिव लेके आंसर में नेगेटिव करते चलो, तो नेगेटिव नहीं लेना हमें। तो सोल्ट के केस में मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। अब देखो मोलिकुलर वेट मेरे पास कितना हो जाएगा NaCl का, Na का कितना होता है 23,
और क्लोरीन का कितना होता है मेरे पास 35.5। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं 23 प्लस 35.5 डिवाइड बाय या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर -1, तो यहां पर नीचे आ जाएगा 1। तो यहां पर भी मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलिकुलर वेट के इक्वल मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या होता है, सोल्ट के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर इक्वल होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज के इक्वल। ठीक है, दो केस मुझे समझ में आ गए। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, अगर मुझे एसिड गिवन है, अगर मुझे अब की बार मान लो एसिड गिवन है, तो एसिड के केस में मैं कैसे निकालता हूं, एसिड के केस में मेरे पास कैसे निकलता है इक्विवेलेंट वेट। तो मोलिकुलर वेट तो ऊपर है ही, ऊपर मेरे पास मोलिकुलर वेट तो हो गई, डिवाइड बाय, अब देखो मेरे पास स्पीशीज तो कई सारी हो सकती है ना। अब जैसे कि मेरे पास कोई सोल्ट हो गया, मेरे पास कोई चार स्पीशीज हो गई, एसिड हो गए, बेस हो गए, ठीक है, तो बहुत सारी हो सकती है। तो सबके लिए आपको पता तो होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो एसिड के केस में हम कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव, कितने H पॉजिटिव वो लूज कर सकता है एसिड, उसके इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एग्जांपल है मेरे पास H2SO4, एग्जाम्पल मेरे पास है H2SO4, इसका मोलिकुलर वेट होता है 98 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिड है और एसिड के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल होता है, ये सारे के सारे जो नीचे लिख रहा हूं ना, हर बार ये क्या होता है मेरे पास वैलेंसी फैक्टर ही तो होता है, जो नीचे लिख रखा है मैंने यहां पर देखो ये वाला। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, एसिड है तो एसिड में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव, और कितने H पॉजिटिव यहां पे ये लूज कर सकता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन H पॉजिटिव लूज कर सकता है ये, तो डिवाइड बाय 2। तो यहां पर H2SO4 का मेरे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास HCl है, मान लीजिए मेरे पास HCl है, तो यहां पर HCl का वेट कितना होगा, 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे एक ही है तो डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका भी इक्विवेलेंट वेट 36.5 ही आ जाएगा। तो इस केस में मेरे पास इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट इक्वल है। सबको समझ में आ रहा है, सबको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी कुछ भी समझने में। तो यहां पर मेरे पास इस तरीके से एसिड के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इक्वल होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं अगर मुझे बेस गिवन है तो, अब की बार मुझे बेस गिवन है तो बेस क्या करते हैं, बेस OH नेगेटिव देते हैं। तो यहां पर मेरे पास बेस के केस में क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव। सिंपल सी बात है, कोई भी अलग केस नहीं बताया मैंने, क्योंकि बेस होता ही वो है जो OH नेगेटिव देते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास NaOH है, इसका मोलिकुलर वेट मान लीजिए X है। ठीक है, डिवाइड किससे करूंगा, कितने OH नेगेटिव दे सकता है ये, एक ही तो OH नेगेटिव दे सकता है, तो डिवाइड बाय 1। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन वहीं मेरे पास क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट मान लीजिए X है, तो डिवाइड बाय कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पे दे सकता है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ आएगा आपकी बार इसका इक्विवेलेंट वेट रेदर देन इसके मोलिकुलर वेट के। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेस के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल होता है, बेस के केस में मेरे पास वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव के। तो ये थे मेरे पास वो सारे के सारे डिफरेंट केस जिसके थ्रू मैं अपने इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकता हूं। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो भी केस डिफरेंट बनते हैं ना, सारे बता चुका हूं। अब एक बात आपने नोटिस करी है, एक बात क्या कि इनके ऊपर मैं अगर OH नेगेटिव ना लेना चाहूं तो मैं यहां पर जो है इनके चार्ज को भी कंसीडर कर सकता हूं। Na के ऊपर +1 है, OH नेगेटिव के ऊपर -1 है, तो एक तरीके से मैं क्या लूंगा, एक बार में एक ही तो चार्ज लेता हूं ना, चाहे प्लस वाला कंसीडर कर लो चाहे माइनस वाला। तो यहां पर वैसे भी डिवाइड 1 से ही होना था। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है मेरे पास, कैल्शियम है, कैल्शियम मेरे पास सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, +2 इसके ऊपर चार्ज होगा, और यहां पर कितना होगा मेरे पास -2 चार्ज 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर, तो वैसे भी यहां पे 2 से ही डिवाइड होना था। लेकिन बेस्ट तरीका ये रहता है एसिड और बेस के केस में कि आप नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को लेके चलो, ताकि आप इन चीजों को समझ सको।
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी स्पीशीज का, किसी भी गिवन स्पीशीज का निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हमने 3-4 डिफरेंट केस पढ़े। एक तो सोल्ट, एक एसिड, एक बेस, और चौथा मेरे पास क्या था, फोर्थ मेरे पास था चार्ज स्पीशीज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है बहुत ही गजब का, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास एक रिएक्शन है H2SO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaHSO4 प्लस में H2O। मुझसे पूछा हुआ है इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2SO4 का, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2SO4 का। तो ये खुद करके देखो। अब देखो वीडियो पॉज कर लेना, खुद करना, अंत से मैच कर लेना फिर। अब बच्चे यहां पे क्या गलती करेंगे, बच्चे यहां पर गलती करेंगे, ओहो H2SO4 मोलिकुलर वेट 98, ओहो H2SO4 2H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा मेरे पास 49। और ये कंप्लीटली गलत है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एसिड और बेस के केस में, इसीलिए मैंने आपको कहा था चार्ज मत कंसीडर करना। चार्ज कंसीडर कर लोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ से आप वैसे भी डिवाइड करते हैं 2 से, तो गलत हो जाता। आपको जो है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव देखने हैं, कोई गलत बात नहीं है, कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, जो आप अप्रोच लगा रहे हो वो गलत है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने अब की बार मुझे एक रिएक्शन दे रखी है। एक बात बताओ ना, रिएक्शन का क्या मतलब रह जाता अगर मुझे डायरेक्टली यही करना होता तो? यानी कि एग्जामिनर जो है कुछ पूछना चाहता है आपसे, आपसे कुछ नया तरीके से निकलवाना चाहता है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट में वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव। तो यहां पर देखो ये दे सकता है 2H पॉजिटिव, कोई गलत बात नहीं है, ये सोचने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहां पर रिएक्शन देखो, रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, मेरे पास HSO4 बना हुआ है। यहां पर मेरे पास क्या बना हुआ है, HSO4 नेगेटिव और प्लस में H2O, यानी कि इस H2SO4 ने सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव को ही आयनाइज करवाया है, एक H पॉजिटिव को ही लूज करवाया है। यहां पे हुआ क्या है, यहां पर मेरे पास क्या हुआ है, सिंपल बताऊं तो H2SO4 से HSO4 नेगेटिव बना है मेरे पास, यही तो बना है ना, H2SO4 से HSO4 नेगेटिव। अगर सोडियम हटा दूं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि 2H पॉजिटिव लूज कर सकता था ये, लेकिन इसने क्या किया है, एक ही H पॉजिटिव लूज किया है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक ही H पॉजिटिव को आयनाइज किया है, 2H पॉजिटिव को आयनाइज नहीं किया है। तो यहां पर मेरे पास इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे निकालना होगा H2SO4 का, तो वो क्या आएगा, 98 डिवाइड बाय 1 दैट इज 98। इस रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए मेरे पास H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 98 है, ना कि 49। अगर सिर्फ और सिर्फ H2SO4 का पूछा जाए ना तो 49 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन में इसने सिर्फ एक ही H पॉजिटिव लूज किया है, जिसकी वजह से हमें वैलेंसी फैक्टर भी एक ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में आंसर मत लगा के आना, एक बार देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। कभी भी एग्जामिनर आपको यूं तुच्चा पुच्चा क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में करने के लिए कि आप बिना देखे जो है डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल के आ रहे हो। रिएक्शन दी है यानी कुछ मतलब है उसका। इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म थी, दैट इज इक्विवेलेंट नंबर। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर, और यहां पे ही मेरा नॉर्मेलिटी जो है होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, याद है सबको? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट नंबर ही तो है। तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर। कुछ भी नहीं है, आपको आता है ये। एक चीज बताऊंगा, एक फॉर्मूला इक्विवेलेंट नंबर निकालने का, आप कर लोगे आसानी से। क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट नंबर निकालना हो अगर मुझे, तो मुझे क्या करना होता है, गिवन वेट, मुझे क्या करना होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर मैंने ये कर दिया ना तो मेरा इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। एक गलती बता रहा हूं मैं, जो आप सब करोगे इक्विवेलेंट नंबर निकालते टाइम पे, आंसर गलत होगा। बिलीव मी, 2 साल तक मेरे भी आंसर गलत आए थे। मैं एक ही गलती कर रहा था, मुझे नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आई थी। 11th-12th में था, मुझे पल्ले नहीं पड़ी थी नॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि टीचर्स मुझे डेफिनेशन लिखवा रहे थे, टीचर्स मुझे जो है फॉर्मूला लिखवा रहे थे। टीचर्स ने मुझे कभी इतने ध्यान से बताया ही नहीं कि आप कहां पे क्या गलती कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप कहां पे क्या गलती कर सकते हो।
गलती क्या करोगे, मैंने इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया आपको, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन मेरे पास है, इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं हमें, इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं इन, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं आपको 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में। इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं आपको 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कई बच्चे जो है गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उन बच्चों में से एक था उस टाइम पर। क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में। मुझे पता है इक्विवेलेंट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 है, मोलिकुलर वेट 98 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 2 करूंगा ताकि मेरे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाए, दैट इज 49। ये दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा मेरे पास, 98 डिवाइड बाय 49, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। गलत, काटा मार लो, इसके ऊपर जितना ज्यादा काटा हो सके ना, जितनी गंदी कर सकते हो कॉपी उतनी गंदी कर लो। क्यों, मैंने यहां पर ऊपर क्या ले लिया, मैंने यहां पर ऊपर ले लिया H2SO4 का मोलिकुलर वेट, जबकि मैंने फॉर्मूला बताया है इक्विवेलेंट नंबर होता है गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, ना कि मोलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट मेरे पास कितना है 196, गिवन वेट मेरे पास कितना है 196, इक्विवेलेंट वेट कितना है मेरे पास 49। आंसर क्या आएगा मेरे पास 4। मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लो या फिर इक्विवेलेंट नंबर कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लो चाहे इक्विवेलेंट नंबर कह लो, एक ही बात है, अलग अलग टर्म्स यूज हो जाती हैं, मतलब एक ही है, आपको पूछा एक ही हुआ है। तो यहां पर मैं मोलिकुलर वेट ना लेके मुझे क्या लेना होता है, मुझे लेना होता है यहां पर गिवन वेट। ठीक है, यहां पर गलती करते हैं बच्चे, मैं भी करता था, आप भी करोगे अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान ना दिया हो तो। इसी वजह से हमारे नॉर्मेलिटी के आंसर जो है गलत आते हैं, क्योंकि हम इतनी छोटी सी गलती कर लेते हैं। हम यहां पर गिवन वेट लेने की जगह मोलिकुलर वेट ले लेते हैं और मेरे आंसर जो है गलत आ जाते हैं। सबको समझ में आ गया? मेरा कंप्लीट कंसेप्ट खत्म हो चुका है नॉर्मेलिटी समझाने का, इंट्रोडक्शन और इसके इक्विवेलेंट कंसेप्ट को लेके हमारा सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक तरीके से सारे फॉर्मूला लिख देता हूं, नॉर्मेलिटी को निकालने के टाइम पर हमें किन किन फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, इसको उतार लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको उतार लेना। सबसे पहली फॉर्मूला मेरे पास क्या है, नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरी चीज मेरे पास, अब मेरे पास क्या है, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं मुझे ताकि मैं नॉर्मेलिटी तक पहुंच सकूं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, गिवन वेट ना कि मोलिकुलर वेट, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या पूछी हुई है, मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मोलिकुलर वेट। अब की बार मोलिकुलर वेट है, अब की बार इक्विवेलेंट वेट सॉरी गिवन वेट नहीं लेना, अब की बार मुझे मोलिकुलर वेट लेना है। मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कह लीजिए। ठीक है, अब वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको बताया था किस किस केस के में, 4 स्पीसीज के केस में कैसे निकालते हैं, सोल्ट के केस में कैसे निकालते हैं, एसिड के केस में कैसे निकालते हैं, एंड बेस के केस में कैसे निकालते हैं। तो ये थे मेरे पास नॉर्मेलिटी के सारे फॉर्मूला जो मुझे चाहिएंगे नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं मेरे पास, इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालते हैं मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, इक्विवेलेंट नंबर निकालने का।
इक्विवेलेंट नंबर कह लो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लो, एक ही बात है। अगर मुझे इक्विवेलेंट नंबर पूछा हुआ है ना और मेरे पास इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कुछ नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, वैलेंसी फैक्टर मुझे पता है, तो इक्विवेलेंट नंबर मैं निकाल सकता हूं मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये बात, ये फॉर्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसको उतार लो, बहुत आसान हो जाता है। मेरे पास मान लो किसी चीज के मोल्स मैंने निकाल लिए, H2SO4 के मुझे गिवन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, और मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर पता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकता हूं आराम से। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से, तो मेरे पास इक्विवेलेंट नंबर डायरेक्टली आ गया। मुझे तो खाली वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ना कि इतने झंझट करने ही नहीं कि पहले मैं इक्विवेलेंट गिवन वेट देखूं, फिर इक्विवेलेंट वेट देखूं, इक्विवेलेंट वेट के लिए मैं पहले फिर ये निकालूं। इतने झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे मोल्स समझ में आ जाए, मुझे गिवन वेट गिवन है, तो उससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा डायरेक्ट, उससे फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वैलेंसी फैक्टर से, नंबर ऑफ मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया हो, एक क्वेश्चन देखता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। और एक बात और, इन दोनों ही फॉर्मूला से जो मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं, आंसर सेम आएगा। कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको कि आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो इस चीज को लेके गलती बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? क्वेश्चन मेरे पास है कि हमें जो है एल्यूमिनियम गिवन है, मेरे पास एल्यूमिनियम गिवन है 54 ग्राम, ठीक है, एल्यूमिनियम गिवन है 54 ग्राम। इसमें मुझे बताने हैं नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें ही मुझे बताने हैं इक्विवेलेंट नंबर, इसके अंदर ही मुझे बताना है इक्विवेलेंट नंबर। तो चलो, पहली चीज क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, इस तरीके से निकालते हैं। गिवन वेट कितना है मेरे पास? 54। गिवन वेट मेरे पास कितना है? 54। और एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट कितना होता है मेरे पास? 27। आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो मेरे पास 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में 2 मोल एल्यूमिनियम के प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या? इक्विवेलेंट नंबर पूछा हुआ है मुझसे। दूसरा मुझसे क्या पूछा हुआ है? इक्विवेलेंट नंबर। अब इक्विवेलेंट नंबर बताने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? सबसे आसान, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता? बिल्कुल पता है, अभी निकाला मैंने 2। क्या मुझे वैलेंसी फैक्टर नहीं पता? बिल्कुल पता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कौन सी फैमिली का है? 13th ग्रुप का है मेरे पास। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? +3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। आंसर क्या आएगा मेरे पास? 6। इक्विवेलेंट नंबर मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन निकालना। मोल्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे, वैलेंसी फैक्टर का मुझे आइडिया ही है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वहीं अगर मैं इसको दूसरे तरीके से निकालता, तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? इक्विवेलेंट नंबर निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास गिवन वेट डिवाइड बाय में, इक्विवेलेंट नंबर निकालना है ना मैं, तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? गिवन वेट डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से निकालते हैं हम, इस तरीके से इक्विवेलेंट नंबर निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे करना पड़ता मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में वैलेंसी फैक्टर। तो 2 फॉर्मूले मुझे अलग अलग निकालने पड़ते, तब जाके मेरा इक्विवेलेंट नंबर निकलता। चलो इससे भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है। तो मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास? मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास एल्यूमिनियम का? 27। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? 3, क्योंकि हमें पता है वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3। तो यहां पे कितना आंसर आ जाएगा? 9। यहां पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 9। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है? इक्विवेलेंट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट मेरे पास कितना है? गिवन मेरे पास वेट कितना है? 54 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है मेरे पास? 9। यहां पे मेरे पास आंसर क्या आएगा? 6। तो चाहे मैं इतने बड़े तरीके से निकालूं, चाहे मैं इतने छोटे तरीके से निकाल दूं, आंसर मेरे पास क्या आएगा? 6 ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा दोनों फॉर्मूलाज निकाल के रखो, दोनों फॉर्मूलाज को अपने जहन में डाल लो, दोनों फॉर्मूलाज ही काम आएंगे। कभी कभी ये काम आ जाएगा, कभी कभी ये काम आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ना किसी भी तरीके से, तो यही फॉर्मूला मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहां पर कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है।
आप सोचे सर इसमें तो वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। अरे वैलेंसी फैक्टर तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकालना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर इस सीक्वेंस में जा रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे, तीन अलग अलग टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। आपको मोलिकुलर वेट का पता होना चाहिए, वैलेंसी फैक्टर का पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट का पता होना चाहिए, गिवन वेट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो यहां पर गलती के चांसेस ज्यादा है, ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो गलती के चांसेस बहुत ही कम है। तो इस तरीके से ही हम अपने नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई डाउट अभी तक? जल्दी बताओ, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी आपको पता ही होगी कि इंस्टाग्राम की आईडी मेरी क्या है, तो वहां पर जाकर आप मुझसे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की क्वेरी को पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलो एक फॉर्मूला और बताता हूं। अरे फॉर्मूलाज की बारिश है। मोल कंसेप्ट के अंदर या फिर कोई भी कंसेप्ट उठा लो, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं एक चीज को निकालने के लिए। एक फॉर्मूला के ऊपर स्टिक कभी भी मत रहो। जितने ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे ना, और उनको जितना ज्यादा अप्लाई करना सीखोगे, उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमें कंडीशंस देखनी पड़ती है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है ना उस टाइम पे, वो बहुत अलग होती है। और अगर मुझे जितने ज्यादा फॉर्मूलाज पता होंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास होगा, और जितने ज्यादा मैंने फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखा होगा, उतना ही ज्यादा मेरा हाथ चलेगा एग्जाम के अंदर, और उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चन और सही क्वेश्चन आंसर तक आप पहुंच जाओगे। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है एक नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, एक तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के साथ इंट्रोड्यूस करूं, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ठीक है, अगर मुझे कहीं पर मोलैरिटी गिवन है और उसको मैं अगर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन मेरे पास है 4.9 ग्राम H2SO4 गिवन है। 4.9 ग्राम H2SO4 गिवन है इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? मोलैरिटी निकालो। क्या पूछा हुआ है? मोलैरिटी निकालो एंड नॉर्मेलिटी भी निकालो। दोनों के दोनों निकाल के दो मुझे। ठीक है, इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएंगे। क्या करना है मुझे? मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होती। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट। ठीक है, और डिवाइड में यहां पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ही, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो यहां पर अगर मैं जाऊं तो गिवन वेट कितना है? 4.9। मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास? 98। मल्टीप्लाई में गिवन वॉल्यूम कितनी है मेरे पास? 4 लीटर। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? यहां पे मेरे पास आएगा 1/80। ठीक है, यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/80। मोलैरिटी आ गई मेरे पास। अब देखो, या तो मैं नॉर्मेलिटी अलग से निकालूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां से, मेरे को सारी की सारी चीजें गिवन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मुझे वैलेंसी फैक्टर पता चल गया 2 है, यहां से मुझे वैलेंसी फैक्टर पता चल गया 2 है। तो मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट भी मैं निकाल सकता हूं यहां से। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा फॉर्मूले में पुट करके। इतनी झंझट करनी ही क्यों है? इतनी झंझट करनी ही क्यों है, जब मुझे एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे मोलैरिटी पता है, उसको मैं वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो मैं इतने झंझट करूं हुई क्यों? मोलैरिटी कितनी आई है मेरे पास? 1/80। वैलेंसी फैक्टर कितना है मेरे पास? वैलेंसी फैक्टर मेरे पास है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/40। 1/40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मान लो मुझे नॉर्मेलिटी पता है, मुझे क्या पता है? नॉर्मेलिटी पता है, और मुझे मोलैरिटी पूछी हुई है, रिवर्स भी तो है। तो नॉर्मेलिटी कितनी है मेरे पास? 1/40 है। 1/40 इक्वल टू में वैलेंसी फैक्टर दैट इज 2 इंटू में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1/80। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को आपस में इंटर कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर। अगर आप चाहते हो ना
अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज को फॉर्मूलाज के थ्रू निकाल के दिखाऊं, जो नॉर्मेलिटी कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो चलो उसके थ्रू निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी मेरे पास कितनी आई थी यहाँ पे 1/40, कोई डाउट नहीं है। चलो अब फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब देखो गिवन वेट कितना है मेरे पास, गिवन वेट मेरे पास है 4 चलो इसमें अब और चीज देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मेरे पास मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में वैलेंसी फैक्टर। तो चीजों को शुरू से निकालते चलते हैं। मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास H2SO4 का 98, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 आयनाइजेबल H पॉजिटिव है, तो यहां पर मेरे पास आ गया आंसर 49। ठीक है, 49 आ गया सबका आंसर। अब देखते हैं यहां पर मेरे पास अब क्या निकालता हूं मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट मेरे पास कितना है 4.9, गिवन वेट मेरे पास कितना है यहां पे ये निकल रहा है 4.9 डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट कितना आया मेरे पास 49, इक्विवेलेंट वेट कितना है मेरे पास 49, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 1/10। तो मेरे पास ये तो क्या आया है इक्विवेलेंट वेट, ये मेरे पास क्या आया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लीजिए या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में मुझे पुट करना है तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1/10 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 4, तो मल्टीप्लाई में 4, आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/40। आंसर क्या आया था मेरे पास 1/40, सेम आंसर है। इतनी सारी चीजें निकाली 1 2 3 तब जाके नॉर्मेलिटी निकली है। यहां पे मैंने क्या किया, सिर्फ ये चीज मैंने निकाली ली थी, ये चीज मुझे पता ही है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे अगर मुझसे बात करनी है कुछ किसी चीज को लेके, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, डेट इज @shivam898। और कोई भी क्वेरी हो ना किसी भी टॉपिक को लेके मुझे बता देना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि मैं क्लियर करता चलूं। किसी भी क्वेरी को छोड़ के मत चलो, उसको कंप्लीटली खत्म करो तभी आगे बढ़ो, वरना आगे वो चीज दिक्कत देगी ही देगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।